सभी को बात प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। इस क्लास में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फोटोग्राफी, और टॉपिक भी हमारा फोटोग्राफी ही है। क्योंकि सब्जेक्ट और टॉपिक इसलिए सेम है क्योंकि आज हम फोटोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार है ना? फोटोग्राफी, यदि हम इसमें देखें तो इसमें हमें दो शब्द मिल रहे हैं। कौन से? पहला फोटो, यानी कि जो फर्स्ट जो शब्द मुझे वर्ड्स यहाँ पे मिल रहा है वो है फोटो। और देन दूसरा जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है ग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी। तो ये जो फोटोग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो और ग्राफी। और ये एक इंग्लिश वर्ड्स है जो ग्रीक भाषा के वर्ड से बना है। इंग्लिश वर्ड्स है बट ग्रीक भाषा के वर्ड से बना है, जिसमें जो हमारा फोटो है उसका जो आपका मीनिंग है वो है यहाँ पर लाइट, यानी कि प्रकाश। और जो ग्राफी है वो हमारा शब्द बना हुआ है ग्राफोस से। किससे बना हुआ है? ग्राफोस। तो ग्राफोस का यहाँ पे अर्थ होता है चित्र। चित्र को आप यहाँ पे पिक्चर भी कह सकते हैं, इमेज भी कह सकते हैं, या बिंदु रेखा, या और बिंदु रेखा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम इसे एक डिफिनीशन के रूप में डिफाइन करें तो ये हम कह सकते हैं कि प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा? लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा बिंदुओं से, प्रकाश द्वारा बिंदुओं से चित्रण करना, बिंदुओं से चित्रण करना फोटोग्राफी कहलाता है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश द्वारा बिंदुओं से चित्रण करना फोटोग्राफी कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने देखा प्रकाश यानी कि लाइट के द्वारा चित्रण करना, तो इसका मतलब है कि फोटोग्राफी के लिए या किसी भी वस्तु को कैमरे में कैप्चर करने के लिए मुझे लाइट के सोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि बिना लाइट के सोर्स के फोटोग्राफी नहीं की जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं से फोटोग्राफी के लिए मुझे डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, मतलब इनडायरेक्ट रूप का मतलब है कृत्रिम रूप से। जैसे दिन है तो देखिए लाइट है आपकी सन की, अब रात में सन नहीं है, मून है, चंद्रमा है आपका, उसकी लाइट उतनी नहीं आ रही है, तो आर्टिफिशियल लाइट, कृत्रिम लाइट्स जो हमारी होती है, जैसे हाइड्रोजन बल्ब्स हैं, स्टूडियो लाइट्स हैं, या हम कहीं बाहर हैं तो इसी तरीके से अदर जो इक्विपमेंट है हमारे लाइट्स के, उनके प्रयोग के द्वारा हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। आमतौर पर आपने देखा भी होगा कि हम लोग फोन से कभी फोटोग्राफी करते हैं, कैमरास करते हैं, तो कहीं लाइट नहीं होती है तो हम अदर व्यक्ति से कहते हैं सर थोड़ा सा लाइट दिखा देंगे क्या फोन की। तो लाइट के फोन के द्वारा भी हम लोग फोकस करने की उसमें कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से लाइट, तो कहने का मतलब ये है कि लाइट के सोर्स की जरूरत मुझे होती है फोटोग्राफी। अब लाइट के सोर्स के साथ साथ इसमें कुछ सेटिंग्स की भी जरूरत पड़ती है। लाइट के सोर्स के साथ साथ कुछ इसमें सेटिंग्स की जरूरत भी पड़ती है। सेटिंग्स के रूम में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका अपर्चर है, जैसे आपका शटर है, या आपका आईएसओ है, या जो भी हमारे, या जो भी, फर्स्ट 1 मिनट। तो
यहाँ पे अपर्चर है, आईएसओ है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे हमारे पास में मोड हैं, जैसे डायल मोड है या मेन डायल है। साथ ही साथ मेनू टैब जो होता है, उस मेनू टैब से भी सब मेनूज वहाँ पे दिए होते हैं। तो वहाँ पे भी जाके जैसे ब्राइटनेस को बढ़ाना है या कम करना है, या फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है, इसके अलावा उसका आपका कंट्रास्ट क्या रहेगा, उसका बैलेंस क्या रहेगा, है ना, उसका कंपनसेशन कैसा रहेगा, या उसका वाइट बैलेंस जो हमारा है वो डे लाइट में रहेगा कि फ्लोरोसेंट में रहेगा कि टंगस्टन में रहेगा कि कस्टम रहेगा, कि उसको हम मैनुअल केल्विन में लगाते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ ये सेटिंग्स का भी होना वहां पर बहुत ही जरूरी होता है। तो पहला एक यहाँ पे है कि मुझे लाइट के सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो पहला पॉइंट यहाँ ये है कि लाइट के सोर्स का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की यहाँ पे। ठीक है, अब लाइट का सोर्स तो मुझे मिल गया फोटो खींचने के लिए, और फोटोग्राफी करते समय कैमरे के साथ में प्रमुख इक्विपमेंट के रूप में यदि हम यहाँ पर बात करें तो एक लेंस का होना बहुत जरूरी है। किसका होना जरूरी है? एक लेंस का होना जरूरी है। जिस प्रकार हम अपनी आंखों से देखते हैं किसी वस्तु को, तो वो वस्तु मुझे दिखाई देती है। और वो वस्तु मुझे कैसे दिखाई देती है? वो वस्तु मुझे जो सन की लाइट उस सब्जेक्ट पर जो पड़ रही है, उसका जो भी रिफ्लेक्टेड जो हमारा लाइट है यहाँ पे, वो मेरी आंखों के लेंस पे पड़ता है। भाई हमारे आंखों में भी लेंस होता है, तो हमारे आंखों के लेंस पे पड़ता है, फिर उससे रिफ्लेक्टेड होकर वो वस्तु मुझे दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार हमारा कैमरा काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा कैमरा काम करता है। कैमरा भी लेंस के माध्यम से ही किसी भी सब्जेक्ट को देखता है। तो सब्जेक्ट को देखने के पहले वो लाइट जो सन से हमारे सब्जेक्ट पर जो आ रही है, उसका जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होता है वो हमारे लेंस पे पड़ता है, यानी कि कैमरे के लेंस में पड़ता है। कैमरे के लेंस में पड़ने के बाद में लेंस उस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट हम यहाँ पर खींचना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को मुझे वो दिखाता है। दिखाने के लिए और उस सब्जेक्ट को देखने के लिए हम अपने व्यू फाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। और व्यू फाइंडर के अलावा लाइव मोड लगाकर हम उसे एलसीडी स्क्रीन पर भी हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो फोटो कैसा आ रहा, फ्रेम में कैसा आ रहा है, हम उसको भी देख सकते हैं। और इन व्यू फाइंडर भी हम उसको वहां पर जज कर सकते हैं कि वो पिक्चर हमारा कैसा आ रहा। उसके बाद हम अपनी जो भी इक्विप जो सेटिंग है अकॉर्डिंग उसके अनुसार, तो उस सेटिंग को वहां पर हम करते हैं। अब आपसे एक प्रश्न ये है कि हम अपनी दो आंखों से देखते हैं। ठीक है, हम अपनी दो आंखों से देखते हैं, और कैमरा जो है वो एक लेंस से देखता है। इसीलिए उसे सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा कहा जाता है। यानी डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा कहा जाता है। डिजिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें फिल्म के स्थान पर जो भी हमारा सेंसर है, वो चाहे क्रॉप सेंसर हो या हमारा फुल फ्रेम सेंसर हो, तो वो वहां पे इनबिल्ड किया जाता है, एनेबल किया जाता है उसमें। तो वहां पर जो हमारा इमेज है वो उस सेंसर में जाके मेमोरी कार्ड में सेव होता है जाके, और ऐसा फिल्म कैमरों में नहीं होता है। इसीलिए ये डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा कहा गया, क्योंकि वो एक लेंस से देखता है। ठीक है, तो इसलिए है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था आपसे, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि हम अपनी दो आंखों से देखते हैं और कैमरा जो है वो एक लेंस से देखता है। तो हमारे और कैमरे के बीच में देखने का जो एक फर्क है, या जो एक विजन अंकित होता है, विजन जो एक अंकित होता है, वो क्या है? बताइए।
बताइए, स्टडी कीजिए थोड़ा सा। नहीं गेस कर पा रहे? शोभना, जया, अदिति, जया। यस सर। बताइए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। शोभना मिश्रा, यस सर। बताइए। शोभना मिश्रा, यस सर। बताइए। अच्छा, ग्राफोस का क्या अर्थ है? अभी मैंने बताया है कि ग्राफोस का क्या अर्थ है, बताइए। सर फोटो मतलब फोटो लेते हैं, ग्राफिक्स का अर्थ होता है बनाना, जिसे फोटो बनाना। और फोटो का? ओ सॉरी सर, ग्राफोस का अर्थ होता है लाइट, प्रकाश। संगीता, संगीता, यस सर। बताइए। इन्होंने बताया है ग्राफोस का अर्थ है लाइट, और पता नहीं क्या क्या बता दिया है। आप ग्राफोस का बताइए। अर्थ है सर चित्र। और लाइट का मतलब? लाइट का क्या मतलब है? लाइट का बताइए। प्रकाश द्वारा बिंदु से चित्रण करना फोटोग्राफी कहलाता हमने सिर्फ अभी आपसे लाइट पूछा है, डेफिनेशन नहीं पूछी थी। है। सर लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको फोटो का अर्थ बताना है। बताइए शोभना। सर फोटो फोटो का मीनिंग। हाँ, फोटो का अर्थ क्या है? सर 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 फोटो फोटो का का मीनिंग मीनिंग लाइट। फोटो का मीन्स है लाइट। लाइट के ठीक है। थ्रू जिस मतलब लाइट के थ्रू जो फोटो क्रिएट होती है, जब हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, फोटो लेते हैं, लाइट के थ्रू जो मतलब हम लोग क्लिक करते हैं, जिस सरफेस पे मतलब ग्राफ लाइट के ग्राफ थ्रू मतलब क्लिक जो करते बनती हैं, है, फोटो लाइट क्रिएट के थ्रू होती। देखते हैं। शोभना, लाइट यस के थ्रू क्लिक करते हैं कि लाइट के साथ में फोटो को खींचते हैं? लाइट के साथ में फोटो खींचते, लाइट से क्लिक नहीं करते हैं। नहीं, आपने तो बताया था कि लाइट में क्लिक करते नो सर। हैं। ठीक है, क्लियर करके फिर से जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा शोभना। सर मैं आई। बताइए। सर लाइट मतलब फोटो का मीन्स होता है लाइट और प्रकाश, और ग्रास का मीन्स होता है बिंदु। ग्राफ? बिंदु। ग्राफ कहाँ है? फोटोग्राफी, ग्राफी का मीन्स होता है हम्म, बिंदु एक। नहीं, फोटो का तो ठीक है लाइट, हम्म। ग्राफ
से बना है? ग्राफोस से बना है, तो ग्राफोस तो बताइए ना, ग्रास का क्या है? ग्रास सर ग्राफोस का मीन्स होता है बिंदु। सॉरी सर, आप तो ग्रास कह रहे हैं। सब प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गई होगी। वो ग्राफोस है। हाँ ग्राफोस। तो आप फिर से क्लियर करिए पूरा जया। सर फोटो का मीन्स होता है लाइट और प्रकाश, और ग्राफोस का मीनिंग होता है बिंदु। तो डेफिनेशन क्या हुई? सर जब एक बिंदु से प्रकाश जाती है कैमरे में लेंस के अंदर, तो फिर एक पिक्चर बनता है, और वो वही व्यू फाइंडर के द्वारा हम देखते हैं और फिर उसको हम क्लिक करते हैं। और सर हाँ बताइए रितिका। सर प्रकाश मतलब प्रकाश द्वारा बिंदुओं से चित्रण जब करा जाता है तो उसे फोटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और कोई? और कोई? काफी लोग जुड़े हुए हैं। दीक्षा पालीवाल, दीक्षा पालीवाल। दीक्षा पालीवाल, आवाज आ रही मेरी? अर्चना भारती, तन्वी सोनकर, यस सर। बताइए आप कुछ बताना चाहती हैं? बताइए। अच्छा ये बताइए कि सेंसर और फिल्म क्या दोनों में कोडिंग होती है कि नहीं होती है? शोभना। यस सर। फिल्म कैमरों में फिल्म में और डिजिटल कैमरों में सेंसर में, जो भी हमारे सेंसर लगाए जाते हैं, क्या दोनों में कोडिंग होती है कि किसी एक में होती है कि किसी में नहीं होती है? बताइए। रितिका यस सर। बताइए। सर फिल्म में नहीं होती और डिजिटल में होती है शायद। मे बी शायद। ओके। यस। ओके जया। यस सर। बताइए। सर मेरा भी वही आंसर है, फिल्म में नहीं होती और डिजिटल कैमरे में होती है। मे भी सर से और नहीं है इस बारे में। वैष्णवी कटियार। यस वैष्णवी। सर। ओके बताइए। सर मेमोरी कार्ड में होती है कोडिंग और सेंसर में नहीं होती है। मैं रिकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ कि हाँ फिल्म सर। कैमरों में फिल्म और सेंसर कैमरों में क्या जो है सेंसर लगे होते हैं, क्या इसमें कोडिंग होती है कि नहीं होती है, या होती है तो किसमें होती है? सर मेमोरी कार्ड में होती है।
मेमोरी कार्ड नहीं, नहीं, गलत आंसर है ये। हाँ सर। पूनम यादव। पूनम। सर फिल्म में नहीं होती है और फिल्म में डिजिटल में होती है। क्या कह रहे? सर फिल्म में नहीं होती है और डिजिटल में होती है। फिल्म में नहीं होती है और जी डिजिटल में होती है, ये आप जी। कहना है। एनीबडी इन स्टूडेंट? सर कोडिंग नहीं होती है। क्या कह रहे थे, जरा फिर से रिमाइंड कीजिएगा। देखिए, कैमरा फिल्म हो या डिजिटल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि कोडिंग दोनों ही कैमरों में होती है, ठीक है। कोडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि एक इमल्सन की लेयर चढ़ाई जाती है जिसमें फिल्म को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम फिल्म से पहले मैनुअली प्रोसेस, तब हम लोग डिजिटल में उसको अच्छे से प्रॉपर समझ पाएंगे। देखिए, फिल्म कैमरों में, सर दोबारा से बता दीजिए। मैं बता तो रहा हूँ। देखिए, फिल्म कैमरों में जो फिल्म लगती है, पहले वो ASA चलता था। ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ASA, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में ISO चलता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हर फिल्म में ये लिखा रहता है कि ये फिल्म कितने ISO की है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 100 ISO, 200 ISO, 300 ISO, 400 ISO, पर ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये भी साथ में होता है कि ये 100 ISO का जो नेगेटिव है कितने mm का बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5x7 या 4x6, है ना, या 8x10 या 8x12 या 12x18, यानी 12x18, जो भी, इतना तो नहीं बनता है बड़ा, है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे 4.6, 5.7 मान ली mm का यहाँ पे नेगेटिव आपका यहाँ पे बन रहा है, तो वो फिल्म वहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। और जब फिल्म वो लगाई जाती है तो उस फिल्म को बनाते समय उसमें कुछ केमिकली प्रोसेस किया जाता है, यानी कि केमिस्ट्री का उसमें ये प्रयोग किया जाता है। कुछ उसमें सॉल्यूशंस हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे इमल्सन के तौर पर वहाँ पे उस पर चढ़ाए जाते हैं, तो उससे उस फिल्म का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे उसमें केमिकल्स हैं कि लेयर चढ़ाते चले गए, तो इस तरीके से वो एक फिल्म तैयार करते हैं। तो जब उस फिल्म को हम अपने कैमरे में लगाते हैं, तो जितना बड़ा नेगेटिव का आकार होगा उस कैमरे में, देखिए दो तरफ होता है, एक तरफ फिल्म लगाई जाती है और एक तरफ फिल्म को लपेटा जाता है। तो पहले मैनुअली होता था कि जब फोटो खींचते थे तो उसको हम लोग नॉब दी रहती थी, नॉब से उसको हम लोग ऐसे राउंड अप करते थे तो उसको सामने लाते थे। लेकिन बाद के कैमरों में थोड़ा सा ऑटोमेटिक हुआ, तो उसमें एक ऐसे नॉब को किया, तुरंत पूरा आ जाता था। अब उसमें नेगेटिव मान लीजिए 4:6 बनना है, तो जो नेगेटिव का जो आकार होगा हमारा वो 4:6 ही बनेगा, उससे बड़ा प्रिंट हम नहीं बना सकते हैं। उससे बड़ा प्रिंट बनेगा भी नहीं। यदि आप बनाने की कोशिश करेंगे तो जो पिक्सल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो वहाँ पे क्रैक होने लगेंगे, तो जो आपका पिक्चर्स है वो खराब हो जाएगा। तो जितना बड़ा उसका नेगेटिव बनेगा उतना बड़ा उसका वो प्रिंट बन के हमारा आएगा, ठीक है। अब जब उससे मैंने फोटो खींच लिया, तो फोटो खींचने के बाद में
मान लीजिए जो भी आपकी रील थी 15, 20, 25, 30, मैं सब एग्जाम्पल के तौर पर ही बता रहा हूँ। काफी और भी रेंज आती है उसमें कि आप 20 फोटो खींच सकते हैं, आप 30 फोटो खींच सकते हैं, आप 40 फोटो खींच सकते हैं। तो मान लीजिए जब पूरी रील आपकी खींच जाती थी, क्योंकि देखिए जब तक हम पूरी रील में फोटो खींच नहीं लेते हैं, जब तक हम उस रील को प्रोसेस में नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए जो भी उसकी कैपेसिटी है, मान लीजिए 20 इमेजेस की कैपेसिटी है, तो 20 कैसेट एक तरीके से मान लीजिए, तो 20 आपने खींच लिया और खींचने के बाद में उसको आपने लपेट लिया उस पर, ठीक है। इसके बाद में आपने उसको स्पूल एक होता है, उसमें स्पूल से आपने उसको निकाल लिया। निकालने के बाद में जब उसको हम लैब में ले जाते हैं, तो लैब में भी सेफ लाइट में, अंधेरे में, एक में पानी होता है, एक में हमारा केमिकल होता है स्टॉप पर जिसको हम, एक में वाटर होता है, और इस तरीके से उसमें बहुत सारा प्रोसेस वहाँ पे करते हैं। एक हमारी डिब्बी होती है ना, तो वहाँ पे उसे ले जाकर उस डिब्बी में उसको पैक करके उसमें केमिकली प्रोसेस डालकर उसको हिलाते हैं, डुलाते हैं, ये कई बार उसमें प्रोसेस करते हैं। फिर उसको स्टॉप बाथ में डालते हैं, फिर उसको पानी से धोते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस करने के बाद में हम उसमें एक अदृश्य छवि, जिसको टैलेंट इमेज हम लोग बोलते हैं, टैलेंट इमेज यानी कि अदृश्य छवि मुझे वो दिखाई देती है। अदृश्य छवि यानी कि धुंधली सा वहां पे दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जब हम कोई स्वप्न देखते हैं या कभी आप फिल्म देखते हैं, तो उसमें कोई पास्ट का सीन दिखाते हैं, तो देखिए उसमें सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है और बड़ा ही धुंधला धुंधला ब्लर सा उसमें दिखता है, कोई भी चीज हमें स्पष्ट नहीं दिखती है। एकदम वैसा सीन क्रिएट होता है जैसे एकदम सब हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, कुछ सफेद सा दिखाई देता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से वो प्रोसेस में आता है, फिर उसका वो नेगेटिव तैयार किया जाता है उसमें, और जब वो नेगेटिव मुझे दिखने लगता है, तो उस नेगेटिव को फिर हम केमिकल के प्रोसेस से हम उसे पॉजिटिव रूप देते हैं। इस तरीके से हम उस इमेज को पॉजिटिव बना पाते हैं। 4-6 ही बनेगा, ठीक है, ये 5-7 है तो 5-7 ही बनेगा। तो इस तरीके से उसको हम डेवलप करके लैब में हम फोटो प्राप्त, तब हमें ये दिखाई देता है फोटो में कि फोटो हमारा कैसा आया है। उसके पहले तक हमें ये नहीं पता चलता है उसमें कि फोटो हमारा कैसा आया था, लाइट कितनी आई थी, लाइट ज्यादा आई थी तो कितनी ज्यादा आई थी, वो कुछ नहीं पता चलता था। जब फोटो बनती थी तब पता चलता हाँ कि यहाँ पे लाइट सोर्स थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। आपने अपने मम्मी पापा के या जो भी आपके बड़े भाई बहन होंगे, तो आपने यदि उनके एल्बम देखे होंगे, तो उस एल्बम से कभी देखा होगा कि कहीं एक कहीं से एक तरफा लाइट आ रही है, कहीं दूसरे एंगल से लाइट आ रही है, या किसी का हाथ आ गया बीच में, या लाइट में कोई बल्ब की रोशनी ज्यादा आ गई, या देखते होंगे कि आंखों में कहीं स्टार जैसा बन जाता था, तो कभी बाल में कलर्स एक जैसे नहीं आते थे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम, तो इस तरीके से वो फोटो वहाँ पे तब पता चलता किस तरीके से आते थे। तो बहुत ही मतलब कि फिल्म कैमरों में फोटो खींचना एक बहुत ही कठिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि उसमें खींचने के बाद में आउटपुट नहीं दिखता था कि आउटपुट हमारा कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा फिल्म कैमरा और फिल्म का डेवलप करने का तरीका। इसके बाद यदि हम इसके अपोजिट बात करें डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे की, तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस में अंतर है। वहाँ जहाँ हम मैनुअली प्रोसेस करते थे, तो यहाँ हम वो डिजिटली प्रोसेस करते हैं। तो डिजिटल का मतलब है कि फोटो जो हमारा है फिल्म की जगह पर यहाँ पर सेंसर लगा हो, चाहे वो हमारा क्रॉप सेंसर हो या हमारा फुल फ्रेम सेंसर हो। तो यहाँ पर इमेज जो हमारी खिंच के आती है, या कह लीजिए कि जो डेवलप होती है, वो हमारी सेंसर पे होती है, और इस सेंसर में भी आपका इमल्सन की कोडिंग लगी होती है, क्योंकि इमल्सन की बिना कोडिंग के कैमरा फिल्म को यार सॉरी इमेज को कैप्चर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोनों में ही यहाँ पर कोडिंग लगी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद में वहां पे जब इमेज आ जाती है, तो वो इमेज मुझे दिखाई देती है, और साथ ही साथ वो इमेज
रिकॉर्ड करने के लिए ये डिजिटल कैमरा अपने मेमोरी कार्ड का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? मेमोरी कार्ड्स का प्रयोग करता है। अब वो मेमोरी कार्ड्स को देखिए किस तरीके से यूज करता है। तो जो भी फोटो हम मान लीजिए खींच रहे हैं और जो भी फोटो हमारा मुझे व्यू फाइंडर में दिखाई दे रहा है, वो सेंसर में आने के बाद, डेवलप होने के बाद तुरंत मेमोरी कार्ड में वो वहां से चला जाता है और वो मेमोरी कार्ड में सेव कर लेता है। अब देखिए मेमोरी कार्ड में सेव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स वहाँ पे दिए हुए हैं। कौन से फॉर्मेट्स हैं हमारे? फाइल फॉर्मेट्स जो दिए हुए थे, तो उसमें जो हमारा पहला फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी है। कौन सा है? आप सभी ने नाम सुना ही होगा, वो है जेपीजी फॉर्मेट। और जो दूसरा है हमारा वो है रा फॉर्मेट। और जो तीसरा फॉर्मेट है वो हमारा है टिफ फॉर्मेट। ठीक है, टिफ। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर फाइल फॉर्मेट हैं जो इमेज को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए इमेज में देखिए साइज की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि इमेज में यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे आपने मान लीजिए जेपीजी लिया, मान लीजिए ये फाइल आपको डिजिटली किसी साइट पर अपलोड करनी है, मतलब डिजिटल या प्रिंट, यूं कह ले डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डिजिटल की ही बात करेंगे, क्योंकि डिजिटल की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डिजिटल में देखिए किसी साइट पर अपलोड करने के लिए यदि हम जेपीजी में भी किसी फोटो को खींच लेते हैं तो वो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी 8 से 10 MB या 7 से 10 MB के बीच में, 8 MB कभी 9 MB, इस तरीके से वो रिकॉर्ड होता है इमेज। तो उसको हम बहुत जल्दी से अच्छी तरीके से साइट पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यदि फोटो को अपलोड भी मान लीजिए नहीं करना है, यदि उसको हम मुझे अपने सिस्टम में ही रखना ऐसे फोटोग्राफी के रूप में, तो आप उसे भी वहां पे जेपीजी फॉर्मेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको उस फाइल में एडिट करना हो या प्रोफेशनल काम के लिए जा रहे हैं या किसी को वो फोटो आपको खींच के देनी हो और साइट पे अपलोड नहीं करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छा विकल्प है यहाँ पे रा फॉर्मेट का। रा फाइल जो हमारा फॉर्मेट है ये जेपीजी से थोड़ा भारी फाइल फॉर्मेट होता है, और इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो कम से कम 25 MB से लेकर 30 MB तक, 25 MB से लेकर 30 MB तक स्टोरेज करता है। देखिए वहीं पे जेपीजी आपका 8 से 10 MB के आसपास स्टोरेज कर रहा था, लेकिन देखिए रा फाइल में क्या है, वही इमेज आपका 25 देन 30 यानी कि 25 से 30 MB, कभी 25 कभी 26 28 भी हो सकता है, इस रेशियो में वो फोटो आपका खींच रहा है, फ्रेम के ऊपर कितना फ्रेम में वो कैप्चर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 30 MB बना आपका फाइल फॉर्मेट, तो इसको अपलोड करेंगे थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। तो यदि किसी आपको कस्टमर को देना है, आप प्रोफेशनल काम के या अपनी प्रोफेशनल काम के लिए आपको कहीं प्रदर्शनी में लगाना है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप रा प्लस जेपीजी फॉर्मेट को सजेस्ट मैं करूंगा आप लगाइए। उसमें आप अच्छे से अच्छा फोटोशॉप में आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद में किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई भी ग्रेन्स आपका इधर से उधर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ग्रेन्स से ही हमारा पिक्चर बनता है। जो हमारे दाने आपस में मिलते हैं जब वो क्रैक हो जाते हैं तो पिक्चर्स हमारा जो है पिक्सलेट हो जाता है, फट जाता है। तो उसके लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब फाइल फॉर्मेट हमारा इस्तेमाल होगा तो उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं और क्लियरिटी और बिल्कुल HD जैसा आपको वहाँ पर वो पिक्चर आपको दिखाई देगी। सर हाँ बताइए रितिका। सर जैसे कोई लो क्वालिटी की पिक्चर है जेपीजी मतलब फॉर्मेट में है, तो अगर उसको रॉ में करेंगे तो उसका पिक्सल चेंज होगा, मतलब हाँ क्वालिटी बिल्कुल, चेंज होगी उसकी, तो फिर वो पिक्सल्स फटेंगे उसके। हाँ बिल्कुल फट जाएंगे। तो वो रॉ में तो होगा नहीं, जेपीजी का मतलब जैसे 8 और 9 10 MB का है, मतलब उसका है, तो जेपीजी में ही रहेगा एडिटिंग करने के लिए उसको रॉ। देखिए एडिटिंग जब आप करेंगे, एडिटिंग करने के बाद में भी आपको विकल्प देंगे एक्सपोर्ट का,
कि आप किस में सेव करना चाहते हैं। आप जेपीजी में सेव करना चाहें आप जेपीजी में सेव करें, आप टिप में सेव करना चाहें आप टिप में सेव करें, आप पीएनजी में सेव करना चाहें आप पीएनजी में सेव करें, ठीक है ना। लेकिन ओके सर। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस फॉर्मेट की फाइल है तो आप उसी फॉर्मेट में उसको रखें, ठीक है। और यदि आप डिजिटल में जा रहे हो और नेट पे कोई चीज अपलोड करनी हो आपको, तो आप जेपीजी फॉर्मेट अपनाएं। और यदि आप अपने प्रोफेशनल काम के लिए जा रहे हो, आप फोटोग्राफी का प्रदर्शनी करना है या आप किसी वेडिंग फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ किसी कस्टमर को फोटोग्राफी देनी है, वो फोटोग्राफ देने हैं, तो उसके लिए आप RAW प्लस जेपीजी यदि फॉर्मेट्स का यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो वो बेटर आपके लिए ऑप्शन होगा। उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसमें किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी कलर का कोई भी टोन का फर्क नहीं पड़ेगा, जो आप एडिटिंग करेंगे सिर्फ वहीं पे वो चीज फर्क पड़ेगी, ठीक है। तो वो हाँ जी और सर। बेटर हो जाएगा, तो और वो पिक्चर आपको और बेस्ट क्वालिटी में प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद में ये जो आपने इमेज को सेव कर लिया, ठीक, एडिटिंग कर लिया, तो वो जो है सेंसर में आपका इमेज आया तो वो आपका मेमोरी में आया। मेमोरी के बाद में मान लीजिए आपने उसको, अभी मैंने सेव के तरीके बताए, तो जब सेव कर लिया फिर आपने देखा कि अब तो भी पिक्चर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो आप उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद में यदि आपको फिर से खींचना पड़ सकता है तो आप उसमें फिर से आप मतलब कि खींच सकते हैं। मान लीजिए वैसा चित्र दोबारा नहीं मिल रहा है, तो इस RAW फॉर्मेट में खींचने से एक फायदा आपको ये मिलेगा कि इस फाइल को फोटोशॉप में या AI सॉफ्टवेयर में जब हम उसको ओपन करेंगे तो उसमें हम जो भी अनवांटेड चीजें जो आई होंगी जो हम नहीं चाहते हैं उनको वहां से विदाउट पिक्चर को डिस्टर्ब किए हम उसको वहां से हटा सकते हैं। तो जैसा पिक्चर हम चाह रहे थे तो वैसा पिक्चर हम वहां पर प्राप्त कर सकते हैं, यह बेनिफिट है, ठीक है। आया सभी को समझ में? यस अभी सर। अभी किसी को नहीं आया हो तो आप बताइएगा। अब बात करते हैं प्रिंट की, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रिंट की। तो देखिए प्रिंट वहां बनाने के लिए हमें डार्क रूम की जरूरत पड़ती थी, इसके लिए डार्क रूम की जगह पर लैब की जरूरत पड़ती है। स्टूडियो लैब्स या जो भी हमारे ऑफसेट CMYK के जो भी लैब्स होती हैं या जो प्रिंटिंग प्रेस होती हैं उनकी जरूरत पड़ती है, या जो हमारे प्रिंटर्स हैं चाहे वो लेजर प्रिंटर हो चाहे इंकजेट प्रिंटर, उसकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए मैंने फोटो खींच लिया, अब उस फोटो को मेल के द्वारा या पेन ड्राइव के द्वारा या मेमोरी कार्ड के द्वारा जिसकी माध्यम से हम वहां पर देना चाहते हैं वो हम उसमें पहुंचा देते हैं। पहुंचाने के बाद में उस कंप्यूटर की सहायता से वो इमेज मशीन द्वारा प्रिंट कर दिया जाता है। CMYK लैब देखिए आपके यहाँ भी यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन है, तो उस प्रिंटिंग मशीन से 12-18 प्रिंट यहाँ पे निकाले जाते हैं, तो देखिए उसके द्वारा भी प्रिंट निकालती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितना भी हमने फॉर्मेट लिया वो डिजिटल लिया। कैमरा आपका डिजिटल है, डिजिटल इसलिए है क्योंकि उसमें आपका सेंसर लगा हुआ है। सेंसर के बाद में स्टोरेज आपका मेमोरी कार्ड में हो रहा है। आपने जो भी मैंने माध्यम बताए थे उन माध्यम से किसी भी माध्यम को सेलेक्ट करके आपने लैब में जाकर उसका प्रिंट आपने निकाला। तो ये फर्क है आपका फिल्म कैमरे से यहाँ पर आकर डिजिटल कैमरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए डेवलपमेंट हुआ, फिल्म से हम लोग डिजिटल में आए और इस वर्तमान में हम इसका प्रयोग डिजिटली रूप में। तो देखिए धीरे धीरे फोटोग्राफी का जो विकास आया कैसे देखिए चला वहां से, और डिजिटल में आकर आज हम कुछ ही सेकंड में फोटो खींचते हैं, सेकंडों में उस फोटो को देख लेते हैं, सही नहीं आता है तो उसे हम डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने सही है तो उसका तुरंत हम लैब में जाकर प्रिंट निकाल लेते हैं। यदि कंपेरिजन करें हम फिल्म कैमरे से, तो जब तक वो रील हमारी पूरी भर नहीं जाती थी या पूरी अपलोड नहीं हो जाती थी, खिंच नहीं जाती थी, जब तक हम उस फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते थे लैब में जाकर। यहाँ क्या है, मेमोरी कार्ड में यदि आपकी एक भी फोटो है तो सही है, अगर इसका प्रिंट चाहते हैं तो आपको उस फोटो का तुरंत
एट ए टाइम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा फिल्म कैमरों में संभव नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है आधुनिक में, और इसी की सीरीज में बहुत से कैमरे, बहुत ही डेवलप मॉडिफाई कैमरे आ रहे हैं। क्रॉप सेंसर अभी तक आता था, आप देखिए फुल फ्रेम कैमरा आपका आ गया है, यानी कि जो उसमें सेंसर था आपका वो क्रॉप की जगह पे पूरा फुल फ्रेम लगा दिया, यानी कि जितना एलसीडी स्क्रीन आपका लगा हुआ है लगभग उतना ही वो उस पर लगा दिया गया है। एक इससे भी बड़ा फ्रेम होता है, एक इससे भी बड़ा फ्रेम मतलब सेंसर होता है, वो होता है हमारा मीडियम सेंसर। वो मीडियम सेंसर आपका इस कैमरे में लगा होता है, यहाँ पर इस कैमरे में नहीं होता है, वो दूसरे कैमरों में लगा होता है। 3 तरीके के यहाँ पे सेंसर है, एक आपका क्रॉप सेंसर है, एक आपका फुल फ्रेम सेंसर है, एक आपका मीडियम सेंसर है। जो आपको सुनने में तो लग रहा होगा कि ये मीडियम है, लेकिन मीडियम नहीं है, फुल से भी बड़ा है। ये जो है आपका मीडियम, ये फुल फ्रेम से बड़ा है। फुल फ्रेम छोटा है मीडियम से, और फुल फ्रेम से आपका क्रॉप जो सेंसर लगा है वो छोटा। ठीक है, साइज का अंतर आता है। जैसे अभी आप फोटो में देखते हैं कि फोटो छोटी आ रही है, उसमें फिर आप बड़ा करेंगे तो फोटो को ज्यादा कर देगा। अब उसके लिए देखिए अंतर कुछ नहीं है, हम किसी सब्जेक्ट के पास में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, क्रॉप सेंसर से, तो फुल फ्रेम सेंसर वो वहां पर तुरंत उसको पहुंचा देगा। उसके लिए हमें कैमरे, फुल फ्रेम कैमरे से थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, या इन केस मान लीजिए हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम उस फोटो को नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं जितना हमको चाहिए, तो हम ये है कि जितना मैक्सिमम कैप्चर कर सकते हैं उतना हमने कैप्चर कर लिया, फिर फोटोशॉप में आकर उसे हम क्रॉप करके हम पास ला सकते हैं। तो लेकिन उसमें ये है कि क्रॉप करने पर मोस्टली क्या होता है, जो भी पिक्चर हमारा खिंचता है तो वो पिक्सल्स में होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इमेज हमने 100 पिक्सल्स में खींची हुई है, 100 पिक्सल्स में मान लीजिए खींची हुई है कोई पिक्चर, और उसे मैंने 20% मान लीजिए क्रॉप कर दिया, तो क्रॉप तो कर दिया, आपको तो वो पूरे फ्रेम में दिख रहा है, बट वो 100 कहाँ रहा, तो वो आपका हो गया 80%। लेकिन वहीं पे फुल फ्रेम उसकी रेंज वहां तक पहुंच रही है, तो उसने पूरा कैप्चर कर लिया उस चीज को, तो वो हो गया 100%। तो थोड़ा सा पिक्चर में फर्क पड़ता है, पड़ता जरूर है, पड़ता ना होता तो ये फुल फ्रेम सेंसर बनते क्यों। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है कि इमेज क्रॉप करने पर सही नहीं आती होगी, एडिटिंग करने पर वो इफेक्ट या जो लुक है वो नहीं बनता होगा, जिसके लिए यहाँ पर फुल फ्रेम कैमरों की या सेंसर की आवश्यकता पड़ेगी। आ गया इतना समझ में सभी को? अभी किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो डिस्कस कर सकता है यहाँ पर हमसे अभी, क्योंकि पूछने पर कुछ ही लोग जवाब देते हैं, बाकी लोग सुनते हैं, बैठे रहते हैं। जब मैं कोई चीज किसी से पूछता हूँ तो हाँ ना का जवाब दे सकता है, नहीं आता हो तो आप बता सकते हैं कि सर नहीं आया उतना समझ। आ थोड़ा गया थोड़ा सभी आया को? है समझ में, पूरा नहीं आया समझ। क्या समझ में सर नहीं आया? ये लास्ट टॉपिक फिर से डिस्कस कर दीजिए। कौन सा? सर यही वाला जो आप बता रहे थे अभी। कौन सा लास्ट, ये तो बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, बताइए आशीष। सर फुल फ्रेम सेंसर और क्रॉप सेंसर में एक बार फिर से बता दीजिए। ओके यस ओके। सर। देखिए, फुल फ्रेम सेंसर और आपका क्रॉप सेंसर, देखिए एक सीधी सी बात है, आप एक ऐसा करिए समझने के लिए, आप सभी लोग एक डायग्राम बना लीजिए, एक आयताकार बॉक्स बना लीजिएगा, एक आयताकार बॉक्स बना लीजिएगा, रेक्टेंगल बॉक्स बना लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर चारों तरफ से कुछ दूरी छोड़कर, कुछ डिस्टेंस छोड़कर एक सर एक ऐसे ही आयताकार रेक्टेंगल और बना लीजिएगा, और मुझे अभी दिखा दीजिएगा कैमरे से कैसा बनाया है। बनाइए, फिर मुझे आप बता दीजिएगा।
सर हाँ बताइए। सर ऐसे हाँ ठीक है, हाँ सही बनाया है। बस थोड़ा सा अंदर वाला रेक्टेंगल थोड़ा सा छोटा हो गया है, थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा बन जाए तो अच्छा रहेगा। सर देखिए। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है ये। सभी लोग बना लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा। जो आपका अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उस पे डैश करके लिखिएगा क्रॉप सेंसर, और जो बाहर वाला ट्रायंगल है उस पे लिखिएगा फुल फ्रेम। क्या लिखेंगे? फुल फ्रेम। लिख लिया? जो आपका क्रॉप सेंसर है उसके नीचे यस लिखिएगा यस 36 mm गुणे 24 mm। सर 36 फिर आगे। एक मिनट, जस्ट वेट। इसको अभी इरेज कीजिएगा। 23.6 लिखिएगा। 23.6 मल्टीप्लाई 15 यानी 15.60 mm। और ब्रैकेट में कर दीजिएगा 1.5 x, 1.5 x ब्रैकेट क्लोज। और जो आपका फुल फ्रेम है उसमें लिखिएगा 35 mm और ब्रैकेट में लिखिएगा 36 मल्टीप्लाई 24 mm। 36 इंटू 24 mm ब्रैकेट क्लोज। उसके नीचे लिखिएगा ब्रैकेट में 1.0 x, 1.0 x। सभी ने लिख लिया? यस सर। सभी का कंप्लीट हो गया? तो यस सर। साइज था आपका क्रॉप सेंसर का और ये है फुल सेंसर का, ये फर्क है। ठीक है, इमेज को कैप्चर करने का। बाकी सब सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, प्रोसेस सेम है, सेटिंग सेम है। बस ये फर्क है कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट को खींचना है तो क्रॉप सेंसर में हमें थोड़ा सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा, बट क्रॉप फुल सेंसर में ये नहीं है। हम दूर भी हैं
तो उस सब्जेक्ट को जितना हम चाहते हैं अपने फ्रेम में हम ला सकते हैं। सेम पोजीशन, सेम कैमरा और सेम लेंस, मान लीजिए दोनों में सेम लेंस लगाया है, 18-55 जो भी 18-35 लगा है, 55-250 दोनों मान लीजिए लगा है, तो वहां पर फुल फ्रेम में क्या होगा, वो चीज फ्रेम में पास आ जाएगी। और यदि मेरे फ्रेम क्रॉप सेंसर फ्रेम में नहीं आ रही तो उसके लिए हमको उससे आगे जाना पड़ेगा। यानी कि किसी के पास में फुल फ्रेम कैमरा है तो वो हमसे पीछे रहेगा। मान लीजिए मेरे पास में क्रॉप सेंसर कैमरा है तो हमको सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। बस ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो रही है इसका फर्क। आ गया समझ में सभी को? यस सर। ओके, कोई और कंफ्यूजन कोई हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, डन? यस सर। ओके, थैंक यू, क्लास इज ओवर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।